आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप इस तरफ देखेंगे, डायबिटीज टू डॉग बाइट, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन दोनों में एक ही बात कॉमन है, दोनों डी से स्टार्ट होते हैं। यानी कि आजकल के जो हमारा जीवन है, जिसमें जो जो चैलेंजेस आएंगे, किसी को डायबिटीज़ की चैलेंज हो सकती है, किसी को कुत्ते के काटने की चैलेंज हो सकती है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को किडनी डिजीज हो सकती है। तो इन सारी बीमारियों में, इस तरह के चैलेंजेस में हमें क्या करना चाहिए, सच क्या है और जो मिथ है जो फैलाया गया भ्रम को क्या, इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ। मीडिया मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया, दो तरह के मीडिया हमारे देश में, एक सोशल मीडिया है, एक प्रोपेगेंडा मीडिया है। प्रोपेगेंडा मीडिया तो आजकल बहुत व्यस्त है, दो तरह का युद्ध चल रहा है, एक बॉर्डर पे जो तनाव चल रहा है वो चल ही रहा है, और एक युद्ध प्रोपेगेंडा मीडिया के चैनल पे चल रहा है। और प्रोपेगेंडा मीडिया के चैनल देखेंगे तो युद्ध काफी आगे तक बढ़ गया है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो चैनल बंद कीजिए और ये देखिए जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज 10 मई 2025 याद करते हैं एक बार, 10 मई 1857 जब पहली क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ भारत में छिड़ी थी। ये शुरू किया था, हुआ था कि जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ इंप्रूवमेंट आए। इस तरफ अगर हम कुछ कर पाए तो मुझे लगता है आज का दिन यादगार होगा। आप सब इस वक्त हमारे हेड ऑफिस के स्टूडियो में हैं और मेरी धर्मपत्नी भी यही है और नीरजा नाम है उसका, और ऑपरेशंस अकाउंट्स एडमिन संभालती है, संभाल रही है। तो खैर हम बात कर रहे थे 10 मई की, 10 मई 1857। यहाँ पे जूम के माध्यम से जो जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि जो भी कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन या कई ऐसी जगह जहाँ पे आप सहमत ना हो, तो आपको ये करना है कि चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखते जाना है और उन चैट बॉक्स के क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर के अंत में उनको लेके लाइव आपको जवाब दूं। और आप में से वो लोग जो अलग अलग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, उन सबका भी स्वागत करता हूँ। तो बात कर रहे थे हम 1857 की, बात कर रहे थे 10 मई 1857 की। वो क्रांति शुरू कैसे हुई, वो क्रांति किन्होंने शुरू की, वो क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ कैसे हो गया। अंग्रेजों के अंडर जो भारतीय काम कर रहे थे, सेना जो सिपाही बोला जाता था उस समय, सिपाही नहीं सिपाही बोला जाता था, सिपाही मतलब गुलाम। तो जैसे कि आप सबको पता है, पर याद दिलाना जरूरी है क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट आज के इससे है, जो भी आज का ट्रेनिंग है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग का ब्रीफ क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रेनिंग से, ये मैं भी अगले 3-4 मिनट देने वाला हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात को खत्म करने के बाद। और हम बात कर रहे थे 10 मई 1857 जब सिपाही, भारतीय सिपाही को ये पता चला कि बंदूक की गोली, कारतूस को मुंह से इसका ढक्कन खोलना उनका एक प्रोसीजर का पार्ट था, और इसमें उस कारतूस के बाहरी हिस्से में गाय का और सूअर का जो फैट का ग्रीस लगाया हुआ है। उस वक्त के जो सिपाही या भारतीय थे वो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जागरूक थे, निष्ठावान थे, तो उन्होंने म्यूटिनी कर दिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया, वो अंग्रेजों के खिलाफ चले गए और वहीं से शुरू हुई पहला आंदोलन देश का। वो उस समय की बात है, 1857 की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आज हमारे देश में उस तरह के निष्ठावान या देश के लिए समर्पित लोग हैं? आज भी हैं, कम से कम उनमें से एक इंसान को मैं जानता हूं, आपसे शेयर करना चाहूंगा। उनका नाम है वीरेंद्र सिंह। अब नाम क्या लगाते हैं, वीरेंद्र सिंह राजीव दीक्षित। अभी जूम के माध्यम से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब उनको पता लगा, बात है 2020 की, याद कीजिए 2020 में, यार आप लोग यार ठीक कर रहे हैं, प्लीज यार प्लीज ठीक कर ही है जिन्होंने ठीक किया। बात है 2020 की, याद कीजिए ये वो समय था जब आप सब घर में दुबक के बैठ के वही काम कर रहे थे जो काम आप आज भी आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोपेगेंडा मीडिया देख रहे थे और उसमें चली हुई खबर को सच मान रहे थे।
घर पे भी मास्क लगा के बैठे थे, बाहर से छोड़ी थी। और तब वीरेंद्र सिंह हमारे मित्र, हमारी ये स्ट्रेटजी थी, प्लानिंग जो हम कर रहे थे, आप में से कई लोग हमारे साथ तभी जुड़े हैं उसी वक्त कि ये कोरोना का खेल हम लोगों तक पहुंचाए कि ये खेल है, ये कोई सत्य नहीं है। और तब एक बात और सामने आई, 2020 या 20 तब वैक्सीन नहीं आया था, कोविड वैक्सीन, लेकिन फिर चर्चाएं आ गई थी, उसका बनना शुरू हो गया था, उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया था। और तब मैंने एक किताब भी ली थी, कोविड-19 शेड्यूल से समाधान तक, अगर आप देख रहे हैं, जो एविडेंसेस मैं आपको देता जाऊंगा, जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, वो सारे एविडेंसेस, इवन बुक्स, ये जो लिंक आप देख रहे हैं wishnu.com/10th में, इसमें जाके इसी वक्त आप ये सारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एक एक चीज का सबूत भी मैं साथ साथ देता जाऊंगा। सबूत देना इसलिए जरूरी है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपकी जो प्राइमरी समझ है, जिस समझ के साथ आप बड़े हुए हैं, उस समझ के ठीक विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात अगर मैं ले लूं कि डायबिटीज के पेशेंट को आम नहीं खाना चाहिए, अगर वो आम खाएंगे तो क्या होगा? अगर वो भरपेट आम खाएं और सिर्फ आम नहीं खाएं तो एक ही चीज होगी, उनकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी। तो है ना चौंका देने वाली बात। तो इस तरह के कई सारे चौंका देने वाली बात मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन साथ में सबूत भी देते जाऊंगा। वो सबूत के लिए लगातार आप wishnu.com/10th में ऐसे बने रहिए, इस लिंक पे जाएंगे तो जिस ऑर्डर में मैं एग्जांपल्स दूंगा उसी ऑर्डर में वो सबूत भी हैं, वो एविडेंसेस भी हैं, ऐसे एविडेंसेस जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेन स्ट्रीम एविडेंसेस ही हैं। मैं बात कर रहा था इस किताब की। इस किताब ये अक्टूबर 2020 में हमने रिलीज की थी और इस किताब के माध्यम से मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि जो कोविड वैक्सीन है, उस कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए प्रेग्नेंट काउ, गर्भवती गाय को काट के जिंदा अवस्था में उसके जो अंदर फीटस होता है, बच्चा जो पैदा नहीं हुआ अभी, उस फीटस को इंजेक्शन के माध्यम से उसके हार्ट के अंदर से खून निकाल के, जिसमें माँ और बच्चा दोनों की डेथ हो जाती है हमेशा, और वो खून जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं फीटल बोवाइन सीरम, और इस खून से ये वैक्सीन बनने वाला है, बन रहा है। तो ये बात बड़ी शॉकिंग थी वीरेंद्र जी के लिए, मेरे लिए तो शॉकिंग थी, बट ये किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो वीरेंद्र सिंह ने सोचा कि इसको रोका कैसे जाए, गौ हत्या को रोका कैसे जाए, और तब उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग ये थी, पूरे देश में गौ हत्या या गौ की रक्षा के सबसे बड़े नाम उस वक्त या आज भी थे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, ये नाम आप गूगल कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि इन्होंने गौ रक्षा के लिए सबसे पहले आवाज उठाई, और ये सबसे पावरफुल हैं और देश के जाने माने चेहरा हैं, इनको जाकर सर बता रहे थे। तो वीरेंद्र सिंह 2020 अक्टूबर पहुंच गए शंकराचार्य जी के पास, यही बड़ी ताकत लेके पहुंचे, इसमें सारे सबूत दिए कैसे बनेगा और किस तरह से होगा, सारा सबूत दिया। उनको बताया कि वैक्सीन के नाम पे गौ हत्या होने वाला है, हो ही रहा है। उन्होंने बोला सबूत लाओ। सबूत के नाम पे वीरेंद्र सिंह जी ने ये किताब के अंदर जो एविडेंस दिखाए, और शॉकिंग बात ये थी, शंकराचार्य जी ने बोला नहीं मैं ये किताब नहीं मानता, असली सबूत लाओ। तो उन्होंने CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ यूएस, उनके सबूत दिखाए, भारत के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उनके सबूत दिखाए, पेपर दिखाए, देखिए, कहा मैं इनको नहीं मानूंगा। अब वीरेंद्र जी ने बोला फिर किस चीज को मानेंगे, आप खुद ही बता दीजिए। तो वो उन्होंने बात पलटी, उन्होंने बोला अगर मानवता को बचाने के लिए गाय को मारना पड़े तो मैं गाय के मारने के पक्ष में। फिर वीरेंद्र सिंह ने बोला कि आपको क्यों लगता है कि वैक्सीन से इंसान की जान बचेगी, ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं, बल्कि वैक्सीन से तो इंसान और मरने वाले हैं। तो फिर इस बात का काट उन्होंने फिर किया, इसका क्या सबूत है। वीरेंद्र सिंह ने बोला आपको ये क्या सबूत है कि वैक्सीन से इंसान बचेंगे। खैर गर्मा गर्मी बढ़ती गई, और ये मैं उस वक्त वहां नहीं था, वो अकेले ही शंकराचार्य जी के गढ़ में पहुंचे हुए थे। और वीरेंद्र सिंह जी की खूबी है, वो बातों को इस तरह से करते हैं कि आप काट नहीं सकते, और काटेंगे तो फिर उनका ऐसा एक लॉजिक देंगे कि फिर आप नहीं काट सकते। तो गर्मा गर्मी ऐसे बढ़ने लगी, मैंने वो ऑडियो सुना कि आखिर तक मुझसे सुना ही नहीं गया, मुझे लगा अब तो वीरेंद्र भाई पिटने वाले हैं, शंकराचार्य जी के जो फॉलोअर्स हैं पिटने वाले हैं।
तो मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन वो ऑडियो अगर आपको सुनना है तो इसी लिंक में जाकर आप सुन सकते हैं, तो आप शॉक हो जाएंगे उनका बिहेवियर या मिसबिहेवियर जो भी कुछ था। बोलने का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो भी कुछ आपको लगता है जो टीवी दिखाता है वो सत्य नहीं भी हो सकता है, तो जो दिखाते हैं कि हम गोरक्षक हैं वो नहीं भी हो सकते। फिलहाल हमें अपनी रक्षा की बात पहले कर लेनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कोविड वैक्सीन की, तो कोविड वैक्सीन अल्टीमेटली आया, यानी कि इस वक्त जो लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो जूम से देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं या आगे देखने वाले हैं, अगर आपने कोविड वैक्सीन लगाया तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर फीटल बोवाइन सीरम का कोई ना कोई अंश पहुंच चुका है। याद ये 1857 में उन्होंने वहम ही हो गया कि वो जो कारतूस वो दांत से खोल रहे हैं उसमें गाय का फैट या सूअर का फैट है, उसी से वो आक्रामक हो गए, उन्होंने पहला क्रांति शुरू कर दी। लेकिन जब आपको अब ये दोबारा से पता चल गया है कि भाई वो वैक्सीन के माध्यम से आप सबके बॉडी के अंदर फीटल बोवाइन सीरम पहुंच गया है, यानी कि प्रेग्नेंट काऊ को काट के बिना एनेस्थीसिया के, यही नियम है उसका, और उसके बछड़ा जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ उसको खींच के निकाल के उसके हार्ट के अंदर सिरिंज से छेद करके करीब 50 ml का निकलेगा एक फीटर से, और इस तरह से वो फीटल बोवाइन सीरम निकाला जाता है, उसी का इस्तेमाल होता है कोविड वैक्सीन में और वैक्सीन में होता है। लेकिन क्या आपका फूल फॉल रहा है उन क्रांतिकारियों की तरफ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन फिर एक और पार्ट है कि वैक्सीन तो इंसानियत को बचाने के लिए बनाया गया है या बनाया गया था। आंसर इज नो, दैट वाज अ स्लो पॉइजन। याद कीजिए, जो लोग मुझे जानते हैं, 2020 30 नवंबर को हमने एक किताब रिलीज की थी, किताब का नाम है कोविड 1981, राजनीति की जयंती था वो दिन। इस किताब के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि वो जो वैक्सीन आएगा कोविड के 2 खुराक, उससे किस प्रकार आपको नुकसान होगा, किस प्रकार लोग मरेंगे खड़े खड़े। और यही नहीं, वैक्सीन के लॉन्च 11 जनवरी 2021 को लॉन्च हो, उससे 6 दिन पहले 5000 भारत के मुख्य लोग, चाहे वो गवर्नर हो, मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, उनको भी हमने चिट्ठी भेजी कुरियर से, स्पीड पोस्ट से भेजा। उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आज भी मेरे ऑफिस में है। जो बातें मैंने तब बताई आज आप वही झेल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह खड़े खड़े मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, खेलते हुए मर रहे हैं, कुछ ना करते हुए मर रहे हैं। सारे लोग नहीं मरेंगे, लेकिन सारे लोगों को कुछ ना कुछ हो रहा है। ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है, हम तो पेशेंट के बीच में रहते हैं हर पल। और फिर भी आपको यकीन आए तो ये किताब वैक्सीनेटेड टू डेथ, इस किताब में, ये किताब हमने लास्ट मंथ रिलीज की थी 5 अप्रैल को। इस किताब में 3500 रिसर्च पेपर डाले हैं पूरी दुनिया से इकट्ठे करके। वो रिसर्च पेपर अगर आप देखेंगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इस बात को समझते हैं कि जो कोविड की 2 खुराक आपने लगाई थी उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आपको मारना, मारना और मारना। ये 3500 रिसर्च पेपर ये इंटरनेट पे भी है। लेकिन अब इस मेरे लेक्चर के बाद चैट जीपीटी में जाकर पूछिए उससे कि क्या कोविड के वैक्सीन से इंसानियत में बीमारियां बढ़ रही हैं या मृत्यु हो रही है। चैट जीपीटी बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि 3500 रिसर्च पेपर वो भी मेन स्ट्रीम जर्नल के इसी इंटरनेट पे है। चैट जीपीटी वही दिखाना चाहता है जो फार्मा लॉबी आपको दिखाना चाहती है, राइट। चैट जीपीटी के चश्मे से आप अगर दुनिया देखेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। तो ट्रुथ को ढूंढना है तो उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। ट्रुथ को ढूंढना है तो प्रोपेगेंडा मीडिया बंद करना पड़ेगा। हो ही रहा है। आज का ये कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं इसका मेन मकसद है हर तरह की बीमारियां, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, इन सब की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। कितने गुना? अगर हम रिसर्च पेपर की माने, अगर इसके जो आंकड़े को देखें, डबल, यानी कि 100% बढ़ गई, मिनिमम 100%, राइट। और अब जो कैंसर, हार्ट कैंसर, सॉरी लंग कैंसर, किडनी कैंसर, हर तरह के कैंसर के नाम आपने सुने, एक नया नाम सुनने की आदत डाल लीजिए, एंड दैट इज टर्बो कैंसर। कोविड के वैक्सीन लगाने के बाद एक नई तरह की बीमारी आ गई है, दैट इज कॉल्ड टर्बो कैंसर। टर्बो कैंसर का मतलब है कि पहले किसी को लंग कैंसर होता था या होता होगा
तब भी वो कुछ साल तो जिएगा। लेकिन टर्बो मतलब कि अब अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, बड़ी तेजी से वो उसकी मौत होगी, बड़ी तेजी से। टर्बो कैंसर, ये नाम अब आपको कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगेगा। खैर मैं दोबारा याद दिलाता हूँ, जो मैं बात बता रहा हूँ ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है, सभी एविडेंसेस इस लिंक में दिया हुआ है विष्णु.com/10 में। इस लिंक में जाके जिस ऑर्डर में जो चीज बता रहा हूँ उसी की एविडेंसेस साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं। अब सवाल ये आएगा कि वो तो खुराक लगा दी, ये सवाल पिछले 3-4 साल से लोग सब मुझसे पूछते हैं कि तब मुझे पता नहीं था, सरकार ने मजबूर किया, मुझे मेरी जॉब छूट जाती तो 2 खुराक लगाने पड़े। सवाल ये पूछते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब आपको ये करना है कि ये मेरा ट्रेनिंग पूरी तरह देखना है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से इस सवाल का जवाब दूंगा कि अब क्या करना चाहिए। इस ट्रेनिंग में मैंने ये जो सेटअप लगाया है, पहले सेटअप दिखाया था आपको, इस सेटअप के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि अब क्या करें। इस सेटअप में अगर आप देखें, इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ये आम आप देख रहे हैं, राइट, इसका इस्तेमाल हुआ, ये वैक्सीन वाली किताब जो इस लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं इधर आऊं आगे तो यहाँ पे ये प्री लॉन्च है, हमारी किताब है हॉस्पिटल ट्रैक, जो 31 मई को लॉन्च होगी। आज ये प्री लॉन्च इवेंट भी है, इसके बारे में बताएंगे। और एक मशीन का जिक्र किया था मैंने अपने सोशल मीडिया में, फ्रीडम मशीन, पेन फ्रीडम मशीन। अगर आपको जोड़ों का दर्द है या पीठ का दर्द है और आपका दोस्त की शादी अचानक आपको पता है कि आज मुझे डांस करना है, तो इमीडिएटली कैसे मिले, या आपका बहुत बड़ा लेक्चर है और तब आप खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, तब क्या करें, तो आपको एक फ्रीडम मशीन बनानी है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके अलावा जो कैंसर पेशेंट हम करते हैं और इसकी ट्रेनिंग भी होगी। और अगर इस तरफ देखें तो खास तरह का गेम है। इस गेम का बेसिक मकसद है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी में आसान से आसान तरीके से घर बैठे कैसे ठीक करें। और इधर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कुत्ता आप देख रहे हैं, कुत्ते का पिक्चर, और साथ में ये एक वायरस, इसका नाम बोल सकते हैं रेबीज वायरस। तो ये पूरा आज का सेटअप है। सेटअप की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, कुत्ते से करते हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे समझना होगा कि चाहे वो इंफेक्शियस डिजीज हो, रेबीज, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो जिसके बारे में बात करेंगे जैसे कैंसर, राइट, किसी भी तरह की बीमारी में क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप करते हैं, तो ये सारा कुछ समझाने के लिए मैं आपको ये सेटअप पूरा लगाया है और इसी पे हम एक एक बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कुत्ते से। कुत्ता काट लेगा तो क्या करेंगे? एक लेक्चर के बाद आप रास्ते में निकलेंगे और एक कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप क्या करेंगे? आप में से जो लोग, अगर आप चैट में या कमेंट में लिखिए क्या करेंगे, एक ही स्वर से बोलेंगे हम तो वैक्सीन उसी वक्त आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। यही प्रचलित है ना, राइट? तो समझते हैं क्या ऐसा होगा? क्या या फिर वैक्सीन लगाने से हम बच जाएंगे और नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे? तो इसका थोड़ा पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ कुत्ते के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है या रेबीज वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इससे आपको वायरस की जो खेल है वो आपको समझ आएगा। क्या करना है ये भी समझ आएगा, क्या नहीं करना है ये और इससे समझ आएगा। क्या ये गलतियां की थी और अभी ना करें, इट्स मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ, ये समझ आएगा। तो कुत्ते ने आपको काटा, राइट? तो याद रखिए दो ही चीज हो सकते हैं, कुत्ते ने काटा आपके हाथ में और कुत्ते के काटने, कुत्ते के मुंह के अंदर ये रेबीज का वायरस है जैसा देख रहे हैं, ये वायरस आपके चोट के इंजरी की वजह से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, यही होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि ये वायरस कुत्ते के दांत में, मुंह में था ही नहीं, तब वो काटने के बाद क्या वो वायरस आपके बॉडी के अंदर जाएगा? अरे जब कुत्ते की बॉडी में नहीं है, उसके मुंह में नहीं, तो हमारे बॉडी में कैसे जाएगा? मैं सवाल पूछता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए आप सबसे, आप चैट में लिख सकते हैं कि मान लो किसी भी तरह से आपको ये क्लियर हो गया कि कुत्ते ने आपको काटा, लेकिन कुत्ते की बॉडी में या उसके मुंह में कोई वायरस नहीं था, रेबीज नहीं था, क्या अब वैक्सीन लेने की कोई जरूरत है रेबीज की? द आंसर इज नो। क्योंकि कुत्ते से आपके बॉडी में, इसके बॉडी में नहीं था रेबीज, तो आपके बॉडी में नहीं गया, तो रेबीज को प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह की चीजों की जरूरत नहीं। 90% टाइम ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 या उससे भी कम कुत्तों के मुंह में रेबीज का वायरस होगा, सब में नहीं होगा,
लेकिन किसमें होगा किसमें नहीं होगा ये नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि अगर 100 लोग कुत्ते ने काटा तो 90 लोग वैसे ही जिंदा रहने वाले, बिकॉज रेबीज था ही उस कुत्ते में। अधिकतर कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस होता ही नहीं है, उनकी बॉडी में होता ही नहीं है, यानी कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पता चल जाए क्लियरली, कैसे पता चलेगा उस पर आते हैं, लेकिन अगर ये क्लियरली पता चल जाए कि कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस नहीं था तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वायरस है आपकी बॉडी में आया नहीं। जब ये वायरस आपकी बॉडी में गया ही नहीं तो इससे प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है। मुझे लगता है कि इसमें आप सब एक्सेप्ट कर रहे होंगे एक राय में कि हाँ फिर तो वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब सिनेरियो दूसरा ले लेते हैं। सेकंड सिनेरियो इज कि वो 10% कुत्ते हैं जिनके बॉडी में रेबीज का वायरस है, उसने आपको काट लिया। अब क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे कि हाँ अब तो रेबीज से बचने के लिए कुछ तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जैसे वैक्सीन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में तर्क होगा। अब इसको जरा समझ लेते हैं वैक्सीन और इंजेक्शन को। ये वैक्सीन है जो कुत्ते काटने के बाद लगाया जाता है, मान लेते हैं सिंबॉलिक। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन कोई दवा नहीं होती है, वैक्सीन दवा नहीं है। इस वैक्सीन के अंदर क्या है ये समझना पड़ेगा। कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन लगाते हैं इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर यही रेबीज वायरस का छोटा सा टुकड़ा होता है। मतलब ये कि इसके माध्यम से भी आपके बॉडी में रेबीज ही पहुंचाया जा रहा है। कुत्ते ने आपके बॉडी में रेबीज पहुंचा दिया, अब डॉक्टर बोल मैं भी रेबीज पहुंचाऊंगा, ये मामला है। क्यों रेबीज पहुंचाएंगे वैक्सीन से? क्योंकि जब रेबीज के कीटाणु बॉडी में पहुंच जाएंगे, कुत्ते के काटने के बाद भी पहुंचे, ऊपर से डॉक्टर ने 2-4 घंटे बाद जो डॉक्टर पास पहुंचे और उसने भी रेबीज का ये इंजेक्शन लगाया कि इसके माध्यम से भी वही वाला वायरस बॉडी में पहुंच गया, लेकिन थोड़े छोटे इंजेक्शन। क्यों पहुंचाया जाएगा? कारण बड़ा सिंपल है कि जब बॉडी में कोई भी तरह का वायरस जाता है या उसका प्रोटीन जाता है तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी तैयार करती है, एक ढाल तैयार करती है। लेकिन ढाल बॉडी तभी तैयार करती है जब बॉडी को क्लियर हो जाए कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, तो वो एंटीबॉडी तैयार करती है। तो अभी मान लो मुझे कुत्ते ने काटा नहीं, लेकिन मैं ये इंजेक्शन दे देता हूं, तो बॉडी सोचेगी कि वायरस आ गया, जो कि सच बात है, इसके अंदर भी डेड वायरस ही है और मेरी बॉडी ढाल बना लेगी। अब अगर फ्यूचर में यही वाला जो कीटाणु मुझे काटेगा तो मेरा ढाल पहले से तैयार है, लेकिन बॉडी जो ढाल है वो थोड़े दिन के लिए रहेगी बॉडी में, फिर बॉडी इस ढाल को खत्म कर देगा। तो ये समझना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये है कि जब कुत्ते ने आपको काटा तो और वायरस बॉडी में गया तो दोबारा से वैक्सीन के माध्यम से एक और वायरस लाने से कोई एडवांटेज है क्या? द आंसर इज नो, कोई एडवांटेज नहीं है। इस बात को समझने के लिए आज के हालात से समझते हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तो इंडिया ने ढाल के रूप में एंटी मिसाइल गन छोड़ के उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन एक सिनेरियो समझिए कि एक इंसान को आपने बिठा दिया कि भाई जब भी पाकिस्तान मिसाइल छोड़ेगा आप भी एक छोटा सा मिसाइल हमारे तरफ छोड़ देना, ताकि हम उनके खिलाफ या आपके खिलाफ भी उस मिसाइल के खिलाफ एंटी मिसाइल गन ऑन कर पाए। क्या इससे कोई भी एडवांटेज होगा? इससे कोई भी एडवांटेज नहीं हो सकता। जब पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तब आपने एंटी मिसाइल गन उसी वक्त छोड़ना है, उसके बाद कोई आपको बोलेगा तो दैट डू नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि तब तक या तो आपने छोड़ दिया या छोड़ा ही नहीं, जो होना था हो गया। ठीक उसी तरह से जब इस कुत्ते ने मिसाइल अपनी बॉडी में छोड़ा तो आपका बॉडी एंटी मिसाइल गन यानी कि एंटीबॉडी बनाने पे लग गई है। अब डॉक्टर ने बताया एक और छोटा सा मिसाइल बॉडी में डालेंगे तो उससे कोई नया एडवांटेज तो होगा ही नहीं, लेकिन क्या पता कि कुत्ते के मुंह में वो वायरस था ही नहीं, फिर भी डॉक्टर ने वायरस आपकी बॉडी में भेज दिया और अब आपका बॉडी इस वायरस से लड़ रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसको आप ऐसे जोड़िए कि पाकिस्तान ने मिसाइल तो डाला ही नहीं, लेकिन भारत में जो आपने एक आदमी का अलर्ट करने के लिए बोला था छोटा सा मिसाइल डाल देना, उसे लगा क्या पता लगा कि उसने यूं मिसाइल चलाना शुरू कर दिया आपको अलर्ट करने के लिए, तो खलबली मच जाएगी, बिना मतलब कंफ्यूजन होगा, बिना मतलब की गड़बड़ होगी। तो समझना ये होगा कि वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन, इसके अंदर भी
यही वाला वायरस है, उसका छोटा रूप, और इस उम्मीद से भेजा जाता है कि बॉडी उसको उसका एंटीबॉडी बना दे। ये पूरी एक पार्ट। अब आता है इसलिए वैक्सीन कुत्ते का काटने में वायरस ये खतरनाक नहीं है। रेबीज के वायरस से मर सकता है इंसान। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसके बचाव के लिए ये वैक्सीन किसी काम की नहीं है। कैसे पता चलेगा काम की है या नहीं है? मैं बोल रहा हूँ काम की नहीं है, डॉक्टर बोलेगा काम की है, चाहे जीपीटी बोलेगा काम का है, गूगल बोलेगा काम का है, मैं बोल रहा हूँ काम का नहीं है। किसकी बात मानेंगे? मेरी बात मानेंगे या उन सबकी बात मानेंगे? या नियम भी होना चाहिए। अगर कोर्ट में मैं पहुंच जाऊं, चाहे जीपीटी पहुंच जाए, गूगल पहुंच जाए, डॉक्टर पहुंच जाए, सारे लोग बोले, मैं बोलूं कि ये काम नहीं करता है, बाकी लोग बोले काम करता है, कोर्ट किसकी बात मानेगी? कोर्ट एक ही बात बोलेगी, जो सबूत दिखा देगा हम उसकी बात मानेंगे। समझते हैं इस बात को? कोर्ट सबूत देखती है, ये नहीं देखती कि भीड़ क्या बोल रही है, ये देखती है कि सबूत कौन दे रहा है। तो अगर आप इस कोर्ट के जिस तरह से काम करते हैं इसको मानते हैं, तो आप सबूत को मानेंगे। तो सबूत आप निकालिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जिसे हम सबूत बोल सकते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये होता है कि 100 लोगों को कुत्ते ने काटा, एक ही कुत्ते ने काटा, और 100 में से 50 लोगों ने वैक्सीन लगा लिया और 50 लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फिर देखते हैं कि इनमें से जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनमें से कितने की मौत हुई या नहीं हुई, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनमें से कितने की मौत भी नहीं हुई। अगर वैक्सीन वालों में से ज्यादा लोग बचा लिए गए तो कंक्लूजन ये है कि वैक्सीन सेव्स लाइफ। दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसके आधार पे जो कि बेसिस होता है मेडिकल साइंस का। अब क्या कुत्ते के वैक्सीन के ऊपर कभी भी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ है? द आंसर इज नो। पूरी दुनिया में कुत्ते के ऊपर कभी भी कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आज तक पूरी दुनिया में नहीं हुआ। तो क्या आधार है ये बताने का कि वैक्सीन काम करती है? आधार वही है कि वे लोग बोल रहे हैं, एक के बाद एक लोग बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वही छपता चला जा रहा है। लेकिन याद रखिए, कौन क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं जब तक ये सबूत नहीं हो। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से पूछेंगे, क्यों नहीं हम रैंडमाइज्ड ट्रायल आप कर सकते हैं कि 100 लोगों को काटा, राइट? यहां भी मेरे ख्याल से 100 लोग हैं, एक कुत्ता को कमरे में घुसा दो, सभी को काटता चला जाएगा, और 50 लोगों को वैक्सीन दे दिया, 50 लोगों को नहीं दिया, फिर देखते हैं कितने लोग जिंदा रहते हैं दोनों ग्रुप में। तो जवाब है कि एथिकल नहीं है। एथिकल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये जानते हुए कि वैक्सीन बचा लेगा, फिर भी हम वैक्सीन नहीं लगा रहे 50 लोगों को, लेकिन ये जाने कब, उसका एविडेंस क्या है? अच्छा, इंसान पे नहीं कर सकते, जानवरों पे तो कर सकते हैं। जानवरों के ऊपर ये रेबीज का वैक्सीन का ट्रायल हुआ, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, चूहों के ऊपर 100 चूहे, 100 के 100 चूहे को रेबीज डाल दिया, और उनमें से आधों को रेबीज की वैक्सीन लगा दी और आधों को नहीं लगाया। अब देखा गया कि क्या जिनको वैक्सीन लगाया उनमें ज्यादा चूहे जिंदा रहे? द आंसर इज नो। ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से कंक्लूजन आया कि वैक्सीन लगाने से रेबीज में कोई भी बचाव नहीं होता है। तो एनिमल ट्रायल मॉडल तो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का। ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल अगर आपको देखना है तो इस लिंक में wishloop.com/10th में जाके इसी वक्त आप देख सकते हैं। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल सबूत है कि वैक्सीन काम नहीं करती है, राइट? लेकिन डॉक्टर एक और आपको झांसा देने की बात करेंगे कि नहीं, अगर हम वैक्सीन नहीं देते, साथ में हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, एक तरह का एंटीबॉडी। इसको अगर समझते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है जो वैक्सीन के साथ दिया जाता है, ये क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि इसके माध्यम से आप कुछ ऐसी बातें समझेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कुत्ता को काटे ना काटे, कई सारी बीमारियों में आप डिसीजन मेकिंग की स्थिति में आ जाएंगे। सिर्फ डॉक्टर जो बोल रहे हैं उसको विश्वास न करके सत्य क्या है, साइंस क्या है, वो आपको जानकारी हो जाएगी। इसीलिए मैं एक उदाहरण को थोड़ा इलॉबरेटली लेना चाह रहा हूं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी का वही वाला ढाल है जो ढाल बॉडी बनाता है एंटीबॉडी, इसे एंटीबॉडी बोलते हैं। जब भी कोई वायरस बॉडी में अटैक करता है, जब भी किसी तरह का वायरस अटैक करता है, बॉडी एक ढाल बनाता है, उसको मारने के लिए अपना औजार, अपना हथियार बनाता है। उस हथियार का नाम है एंटीबॉडी। लेकिन अलग अलग तरह के वायरस के लिए बॉडी को अलग अलग हथियार बनाने पड़ते हैं, एक जैसा हथियार काम नहीं आएगा।
और हथियार भी थोड़े समय के लिए बॉडी में रहता है, फिर बॉडी से गायब कर देता है, इसलिए नए सिरे से बनाने पड़ते हैं, बात समझना होगा। जैसे मान लो आपके घर में मच्छर बहुत सारे हैं, तो आपका ढाल क्या होगा, आप फटाफट मच्छरदानी लगा लो, उसमें हो जाएंगे, तो मच्छर से आपको बचाव हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके ऊपर गोलियों से अटैक किया गया या अटैक होने वाला है, क्या वो मच्छरदानी काम आएगी? डेफिनेटली नॉट। अब आपका ढाल क्या होगा, आप फटाफट बुलेट प्रूफ पहन लेंगे, उससे बचाव हो सकता है। अब मान लीजिए आपको पहले से अंदेशा है कि बम गिरने आपके ऊपर गिर सकता है, आपकी बिल्डिंग के ऊपर गिर सकता है, क्या वो बुलेट प्रूफ काम आएगा? अब वो ढाल काम नहीं आएगा, ये एंटीबॉडी काम नहीं आएगा। अब कौन सा ढाल चाहिए? आप अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बंकर के अंदर छुप जाएंगे। तो मैं इस बार में ये बताना चाह रहा हूं कि ढाल जो है, जो प्रोटेक्शन है, वो अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग होगा। जिस तरह से मच्छर से बचने के लिए जो ढाल आपका है, वही वाला ढाल बॉम्ब से बचने के लिए नहीं हो सकता। ये बात अब इस कॉन्टेक्स्ट में जरा समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लाइफ सेविंग है, और सेविंग आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में समझाऊंगा और उसके एविडेंस में जो साइंटिफिक एविडेंस भी साथ में इसमें डाली दिए, वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहाँ पे आम है मेरे पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारी वेरायटी के आम है। ये सिंदूरी आम है, ये दशहरी आम है, नीचे वो लंगा आम भी रखा हुआ है, अलग तरह के आम है, सफेदा भी रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दशहरी आम की गुठली से क्या सिंदूरी आम का पेड़ लग जाएगा? भाई दोनों तो आम है, भाई दोनों ही आम है, तो क्या पता है इसकी गुठली मैं लूं, इसको यूज करूं और आ जाए पेड़ दूसरा कोई, तो आप बोले आम ही तो है, दिखने में भले ही सारे आम है, इन सबका नाम भले ही आम है, लेकिन एक की बीज से दूसरा पेड़ नहीं आ सकता, यही सत्य है। ठीक उसी प्रकार आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो रेडीज है वायरस, इसमें भी हजारों वैरायटी है, जैसे आम के हजारों वैरायटी है, और हर वैरायटी का जो ढाल एंटीबॉडी है वो अलग 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 है। जिस तरह से हर वैरायटी का बीज अलग अलग है, वो आपस में एक दूसरे से कुछ मैच नहीं करते हैं, राइट? तो जब ये कुत्ता ए और कुत्ता बी दोनों आपकी गली में है, दोनों के मुंह के अंदर जो रेबीज का वायरस होगा, एक के अंदर सिंदूरी वाला रेबीज का वायरस होगा, दूसरे में हो सकता है कि सफेदा आम वाला रेबीज का वायरस, मतलब दोनों के बोलने को दोनों रेबीज ही हैं, बट वो दोनों के दोनों अलग हैं। अब जो ये जो वैक्सीन है या फिर वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसे ढाल बोल रहे हैं, वो ढाल जब बना तो कौन सा एंटीबॉडी बना, कौन से वाले आम के लिए, यानी कि कौन से वाले रेबीज के, कौन से वाले वायरस के लिए बना, ये किसी को नहीं पता। वो तो बन के बाहर से आता है, बना नहीं पाए 2-3 साल पहले होता है, राइट? जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है वो बन के हॉस्पिटल स्टोर रहता है फ्रीजिंग पॉइंट में, और वो 2 साल तक स्टोर रहता है, फिर एक्सपायर होता है। यहां ये समझना होगा, आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में, ये जो वायरस की दुनिया है, ये वायरस की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत पुरानी है। इंसानियत जानवर के आने से करोड़ों साल पहले से वायरस इस दुनिया में आए थे, और शायद हमारे जाने के बाद भी करोड़ों साल तक जीवित रहने वाले हैं। ये कभी एक्सटिंक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जल्दी म्यूटेट होते रहते हैं। म्यूटेट